नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। क्रिकेट के वर्ल्ड कप का आज फाइनल हो रहा है तो देश के 5 राज्यों में सत्ता का सेमीफाइनल हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त सियासी जोर आजमाइश चल रही है। 5 राज्यों के इलेक्शन में अब पूरे हिंदुस्तान की निगाहें राजस्थान के रण पर टिकी हैं। किस रीजन में किसका पलड़ा भारी है? क्या मोदी की रैलियों से राजस्थान का चुनावी माहौल बदल गया है? वोटिंग से ठीक पहले गहलोत और खड़गे को दलित कार्ड क्यों खेलना पड़ रहा है? राजस्थान चुनाव का एक एक समीकरण आज आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने अब से 1 घंटे पहले राजस्थान की गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला। मोदी ने कहा कि हर पोलिंग बूथ पर 7-7 सेंचुरी लगानी है, हर पोलिंग बूथ पर सफाई करनी है। कांग्रेस मैच फिक्सिंग करती है। कांग्रेस के खिलाड़ी हिट विकेट हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे को ही रन आउट कर रहे हैं। पूरा देश क्रिकेट के जोश से भरा हुआ है। क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं, हिट विकेट हुए जा रहे हैं। और बाकी जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते। जब इनकी टीम ही इतनी खराब है तो ये क्या रन बनाएंगे और आपका क्या काम करेंगे? हर पोलिंग बूथ पर 5-5, 7-7 सेंचुरी लगानी है, लगाओगे ना? हर पोलिंग बूथ पर 5-5, 7-7 सेंचुरी वादा? ये आपकी गारंटी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं से गारंटी दिलवा रहे थे और सेंचुरी लगाने का दावा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के चुनाव में गहलोत के खिलाफ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो करप्शन का है। भ्रष्टाचार के कई मामले, पेपर लीक, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान आत्महत्या, पार्टी में गुटबाजी, एंटी इनकम्बेंसी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों से दो चार होना पड़ रहा है गहलोत सरकार को। और यही मुद्दे आने वाले चुनावों में कितना कुछ वोटर्स के दिलों पर असर करेंगे, वोटर्स के मन पर असर करेंगे, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है, हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़ी कर रही है। तो कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। गहलोत अपने शासनकाल में लागू की गई योजनाओं का हवाला देकर यह दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में उनके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। लेकिन एक मुश्किल है जो भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है और वो है लाल डायरी का मामला। प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैली में लाल डायरी का नाम लिया। ये लाल डायरी राजस्थान के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज की अपनी रैली में लाल डायरी का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस की लूट की कहानी लाल डायरी में है। डायरी का पन्ना खुलता है तो गहलोत का फ्यूज उड़ता है। कांग्रेस के लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी लाल डायरी में दर्ज है। और अब धीरे धीरे हल्के हल्के लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। इधर लाल डायरी का पन्ना खुलता है, गहलोत जी का फ्यूज उड़ जाता है। जादूगर की जादूगरी लाल डायरी में दिखने लगी है। कांग्रेस के
पेपर लीक माफिया ने लाखों रुपयों में युवाओं का भविष्य बेच दिया। आप मुझे बताइए, राजस्थान के बेटे बेटियों का भविष्य बाजार में अगर बिकता है तो ऐसी कांग्रेस को सजा देना जरूरी है कि नहीं है? आप बीजेपी को चुनेंगे तो हम ये जो राजस्थान में भ्रष्टाचारियों की टीम है ना, ये सभी भ्रष्टाचारियों को आउट कर देंगे। तो ये लाल डायरी ने राजस्थान के रण में बीजेपी को फ्रंट फुट और कांग्रेस को बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। गहलोत के गले में फंसी हड्डी बनी लाल डायरी में अशोक गहलोत के कई राज होने का दावा किया जाता है। लाल डायरी में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का भी नाम है। डायरी में गहलोत सरकार के मंत्रियों के काले कारनामे दर्ज हैं। ये डायरी साल 2020 में सामने आई थी, जब विधानसभा में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने इसे लहराकर राजस्थान की सियासत में भूचाल लाकर रख दिया था। इसी लाल डायरी का हवाला दिया जाता है और लाल डायरी का हवाला देकर गहलोत सरकार को भ्रष्टतम सरकार बताती है भारतीय जनता पार्टी। और इस लाल डायरी में ऐसा क्या है जिसे छिपाने के लिए अशोक गहलोत इस लाल डायरी को छीन लेते हैं, उनकी सरकार इस लाल डायरी को छीन लेती है। हालांकि बावजूद इसके राजेंद्र गुढ़ा की तरफ से बार बार इस डायरी के कई पन्ने सार्वजनिक किए जाते हैं, जिसमें वैभव गहलोत का भी जिक्र है, जिसमें वो ये कह रहे हैं, जो दावा इस डायरी में किया गया है कि सरकार फिर से आएगी अशोक गहलोत की, ऐसा कहना मुश्किल है। इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं राहुल महाजन, सीनियर जर्नलिस्ट, स्वागत है आपका। समीर चौगावकर, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर भी इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं देवेंद्र आप ही के साथ शुरुआत करने जा रही हूं। जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने लाल डायरी का बनाया है, और जैसा कि पीएम कह रहे हैं कि शतक लगाना है हर एक बूथ पर, ये कितना काम आएगा? क्या आंकड़ा दे दिया है पीएम ने आने वाले चुनावों का? निश्चित तौर पे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियों का तेवर अब आप देख रही हैं, पहले की तुलना में आप देखें तो अब इसमें ज़्यादा एग्रेसिवनेस आया है। और यही बीजेपी की रणनीति थी कि आखिर के 4-5 दिनों में प्रधानमंत्री को पूरी तरीके से झोंका जाए, और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि रैलियाँ तो हो ही रही हैं। 2-2 रोड शो भी आगे प्लान किया गया है बीकानेर और जयपुर में, और उसके सहारे कोशिश की जा रही है कि पहले का चुनाव जैसा था, जैसे अगर 6 महीने पहले की अगर आप बीजेपी की बात करें राजस्थान में, तो ऐसा लगता था कि बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री के साथ बीजेपी आने जा रही है। अब ग्राउंड पे जो तस्वीर है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुकाबला बहुत नज़दीकी है, टफ है। कोशिश ये की जा रही है कि अपनी तरकत से जितने भी तीर हो, चाहे भ्रष्टाचार का मसला हो, अपीजमेंट का आरोप हो, ये जितने भी मसले उसका इस्तेमाल किया जाए। उसमें सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड बीजेपी के लिहाज से आप कह सकती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही हो रहे हैं। भ्रष्टाचार का एक मसला बनाने की कोशिश बहुत ज़्यादा की गई है लाल डायरी के मार्फत। ग्राउंड पे इसका कितना असर होगा वो बाद में समझ में आएगा। लाल डायरी को एक मुद्दा तो बनाया जा रहा है, लेकिन इस लाल डायरी का कितना असर पड़ेगा राहुल जी, और ये आंकड़े आखिर आएंगे कहां से? अगर शतक लगाने का दावा बीजेपी कर रही है तो कौन सा ऐसा रीजन होने वाला है जिसमें बीजेपी कमाल कर सकती है और बहुमत का आंकड़ा जुटा सकती है? देखिए, रीजन्स में अगर बीजेपी को जीत हासिल करनी है तो सभी रीजन्स में उसको फायदा हासिल करना पड़ेगा। और अगर हम राजस्थान का मिजाज भी देखें तो अगर इसके डीप में जाएं तो लगभग 119 सीटें ऐसी हैं राजस्थान में जहां पे हर बार जनता ने जो पार्टी है, जो पिछली पार्टी है, उसको बदल दिया है। इसी तरह से अगर मैं मुद्दों की भी बात करूं, आप सब अभी मुद्दों की बात कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री के भाषण अगर आप सुनेंगे तो उसमें 3-4 मुद्दे प्रमुख तौर से भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आता है। ईस्टर्न कनाल का मुद्दा जो राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सामने आता है। ये जो कनाल है ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो है उसको पानी की जो समस्याएं हैं उसको हल करने की बात करती है। तो और एक और अगर हम आगे मुद्दा देखेंगे तो भ्रष्टाचार के अलावा जो प्रधानमंत्री मुद्दा उठाते हैं, उन्होंने जाट आरक्षण का भी मुद्दा उठाया है। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि उन्होंने याद दिलाया कि जाटों को आरक्षण जो है वो बीजेपी ने दिलवाया था। तो इस तरह के मुद्दे भी वो उठाते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है वो सब मुद्दे उठा रहे हैं जो इस वक्त राजस्थान में इंपॉर्टेंट है या जिस पर बात हो रही है, जिन मुद्दों पर बात की जा रही है। एक और मैं आपको बात इस वक्त बताना चाहूंगा कि राजस्थान में एक और इशू जो दोनों पार्टियों के सामने है वो है बागियों का इशू। लगभग इक्वल नंबर 20-20 अगर मैं देखूं तो 20 या 22 बागी दोनों साइड से जो है वो मैदान में है। और ऐसे में अगर हम पिछले 2018 के चुनावों को भी देखेंगे तब भी हमने ये देखा था कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे
13 लगभग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते थे। और अगर हम बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा वोट बैंक भी, वोट शेयर भी उनका था। तो ऐसे में ये सारी इश्यूज जो हैं राजस्थान में इकट्ठा होंगे, और अगर बीजेपी को राजस्थान जीतना है तो उसमें सब रीजन्स, जितने भी उसके 5-6 रीजन्स हैं, उसमें सब में उसको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। जिन मुद्दों की बात समीर जी अभी राहुल जी ने भी जिक्र किया, उनमें से एक बड़ा मुद्दा जिस पर एग्रेसिवली भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता मौजूदा सरकार पर हमला बोलता है, पीएम भी उस मुद्दे का जिक्र बार बार करते हैं, वो है महिला सुरक्षा। रेप में नंबर 1 ये नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया कांग्रेस सरकार को लेकर, राजस्थान सरकार को लेकर। ये मुद्दा कितना इफेक्टिवली वर्क कर सकता है ग्राउंड पर वोटर्स के बीच में? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि इस बार लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है राजस्थान की, वो एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा महिला सुरक्षा को लेकर भी राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार एक फेल्यूअर रही है, और चुनाव में उसे कांग्रेस को जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर होने वाला है। उसके बाद भ्रष्टाचार पर मुद्दा आएगा। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी रैलियां हुई, गृह मंत्री अमित शाह ने जितने भी वहां पर दौरे किए हैं, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जितनी भी वहां जनसभाएं की या रैलियां की है, उस पर महिलाओं के अपराध की जरूर चर्चा हुई है, और मुझे लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर की हर जगह चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी कन्हैयालाल मर्डर का हर बार जिक्र किया, अमित शाह ने उसका जिक्र किया, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए उसका लेकर जिक्र किया। मुझे लग रहा है एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। इसके अलावा इस समय राजस्थान के अंदर मुझे लग रहा है कि जो 59 सीटें आरक्षित है एससी और एसटी के लिए, वो एक बड़ी भूमिका इस बार पे करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इस बार आदिवासी वोट बैंक जो है राजस्थान का, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाने की खबर जमीनी स्तर से आ रही है, और ओबीसी वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी के पास काफी बड़ी मात्रा में शिफ्ट हो रहा है। खासतौर से गुर्जर इस बार भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट को जिस हिसाब से कांग्रेस ने ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद गुर्जर वोट बैंक जो 2018 में सचिन पायलट के साथ जुड़ा हुआ था, उन्हें लग रहा था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, और उसके बाद सचिन पायलट को जिस तरह से पार्टी के अंदर अलग थलग कर दिया गया अशोक गहलोत ने, मुझे लग रहा है गुर्जर प्रभावित सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री के लगातार आक्रामक अभियान के बाद भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड में और कंफर्टेबली भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाएगी। बिल्कुल, ये आंकड़ा कितना होगा और किस रीजन में कितना फायदा पहुंच सकता है भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को, इस पर आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संजीव श्रीवास्तव भी ज्वाइन कर चुके हैं, और मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य भी जयपुर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस इलाके की जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांग्रेस पर हमलावर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस चुरू इलाके में आज कांग्रेस पर हमला बोला, वो राजस्थान का शेखावटी इलाका है। राजस्थान में सरकार उसी की बनती है जो शेखावटी जीतता है। आपको शेखावटी का चुनावी समीकरण समझा देते हैं। शेखावटी रीजन के 3 जिलों में 21 विधानसभा सीटें हैं। चुरू की 6 सीटों में से पिछले चुनाव में कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था। शेखावटी रीजन के झुंझुनू जिले में 7 सीटें हैं। कांग्रेस को यहां 4, बीजेपी को 2 और बीएसपी को 1 सीट पर जीत मिली थी। 2018 में सीकर जिले की 8 सीटों में कांग्रेस को 7 पर जीत मिली थी और बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। शेखावटी रीजन का यह नतीजा बदलने के लिए मोदी ने आज चुरू में रैली की है। राजस्थान का सियासी इतिहास ही बताता है कि जो शेखावटी जीतता है वही राजस्थान में सरकार बनाता है। 2018 में कांग्रेस को 21 में से सबसे ज्यादा 15 सीटें मिली और उसकी सरकार बन गई, जबकि 2013 में इस रीजन में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी भारतीय जनता पार्टी, जिसे 21 में से 12 सीटें मिली थी और 2013 में बीजेपी की सरकार बनी थी। वहीं 2008 के चुनाव में कांग्रेस को 21 में से सबसे ज्यादा 11 सीटें मिली थी और तब सरकार कांग्रेस ने बनाई थी। अब राजस्थान का ये जो शेखावटी इलाका है, जाट बहुल क्षेत्र है, किसानों का गढ़ है और पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व सीएम भैरों सिंह शेखावत का इलाका है। जगदीप धनखड़ का भी इलाका है। चुनाव के बीच धनखड़ के दौरों पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे। डायरेक्ट अटैक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से किया गया था। इसी शेखावटी जो रीजन है, इसे साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है और खासकर की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। मनीष, ये जो शेखावटी रीजन है जिसमें 21 सीटें आती हैं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, 15 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और बीजेपी के खाते में ज्यादा सीटें नहीं आ पाई थी। इस बार क्या समीकरण शेखावटी में बन रहे हैं? क्या जाटों को रिझा पाएगी बीजेपी?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस बार सबसे बड़ा जो कांग्रेस के लिए नुकसान है वो यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ की जो सीट है, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है गोविंद सिंह डोटासरा वो जो है, और पेपर लीक जो मामला हुआ है वो इस रीजन से सबसे ज्यादा इफेक्टिव इसलिए भी होता है कि सबसे ज्यादा जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं फॉर्म भरते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर ईडी की रेड पड़ी, उनके बेटे के ऊपर ईडी की रेड पड़ी, इनकम टैक्स ने सवाल पूछा। पेपर लीक जो पूरा कांड हुआ है उसमें कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा का अपरोक्ष रूप से नाम आ रहा था सामने। इस वजह से कहीं ना कहीं इस बार नाराजगी इस सीट पर बहुत ज्यादा है। यही वजह आप देखिए, जो तमाम जितने भी बड़े नेता इस शेखावाटी रीजन में जब रैली करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले पेपर लीक का मामला उठाते हैं, उस पर पूरी चर्चा होती है, उसके बाद लाल डायरी की बात होती है। गोविंद सिंह डोटासरा अपनी सीट तो जरूर जीत सकते हैं, ये कहीं ना कहीं चर्चा इस बात की है, लेकिन आसपास के रीजन में जो जाट बाहुल इलाके हैं वहां पर नाराजगी बहुत ज्यादा कांग्रेस को लेकर इसलिए भी है कि गोविंद सिंह डोटासरा अपनी सीट को छोड़कर और कहीं बहुत ज्यादा काम नहीं किया। उन्होंने बहुत चीजें उस पर इफेक्टिवली तरीके से नेताओं ने दौरे नहीं किए। गहलोत ने दौरे जरूर किए थे इस इलाकों में, लेकिन जिस तरीके से नेताओं को जोड़ने की कोशिश की वो नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि शेखावाटी इलाके में इस बार जो मुद्दे थे उस मुद्दों में गारंटी को लेकर अशोक गहलोत ने जब रथ यात्रा निकाली तो उस मुद्दों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक का मामला ही हावी रहा, और यही वजह थी कि जो गोविंद सिंह डोटासरा है वो उस दौरे में कई बार नहीं भी नजर आए। तो इस तरीके के ऐसे मुद्दे थे जो कनेक्ट नहीं कर पा रही है कांग्रेस। ये मुद्दा बहुत ज्यादा हावी हो पा रहा है। शेखावाटी में सिर्फ चूरू ही नहीं बल्कि बीकानेर भी आता है, आप झुंझुनू भी, सीकर, ये तमाम इलाके हैं। चूरू से राजेंद्र राठौड़ बहुत ज्यादा मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन इस बार उनकी सीट बदली है, तारानगर से वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे थे, और अगर इस पूरे इलाके को आप कुल मिला के देखें तो जाट बाहुल इलाका है वो इस बार कहीं ना कहीं अब मूड जो है वो बीजेपी के साथ जाने का इसलिए भी है क्योंकि जाट को इंटैक्ट करने के लिए बीजेपी ने बहुत सारे प्रयास किए। ज्योति मिर्धा को नागौर में खड़ा कर दिया। ज्योति मिर्धा का एक लंबा चौड़ा परिवार है, मिर्धा परिवार है, जिन्होंने दौरे भी किए हैं ये सीकर झुंझुनू इलाकों में। जो उपराष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर तमाम दौरे कर रहे थे। इस तरीके से जो टैक्टिक्स जो बीजेपी ने अपनाई वो कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दो मुद्दे हैं जो मैं बार बार कह रहा हूं, पेपर लीक का मामला और लाल डायरी, ये बहुत ज्यादा असर शेखावाटी में दिखाएंगे, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए गले की फांस बनता साबित हो रहा है। बिल्कुल, शेखावाटी को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम समीकरण सेट कर लिए हैं और एग्रेसिवली चुनाव प्रचार इस वक्त बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन शेखावाटी की तरह जोधपुर रीजन भी राजस्थान के चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है आपको बताते हैं। 6 जिले हैं, 33 सीटें कुल इस पर हैं। सिर्फ जोधपुर जिले की बात करेंगे जहां से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं, 10 सीटें हैं। बाड़मेर जिला है जिसमें 7 सीटें हैं। पाली जिला 6 सीट, जालौर जिला 5 सीट, सिरोही जिले में 3 सीट हैं, जैसलमेर जिले में 2 सीट हैं। 2018 का अगर आप नतीजा देखेंगे तो 33 सीटों में से कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के खाते में 14 सीटें गई थी और अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। यानी अगर आप जोधपुर यानी कि मारवाड़ रीजन की बात करेंगे तो यहां टक्कर की जो फाइट थी वो देखने को मिली थी। जोधपुर रीजन के जो बड़े चेहरे हैं उसमें अशोक गहलोत हैं जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, वो पूरी तरीके से सक्रिय नजर आते हैं और अग्रेसिवली अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। वहीं हनुमान बेनीवाल एक बड़ा चेहरा है, संस्थापक है आरएलपी की। तो ये तीनों चेहरे हैं, ये तीनों चेहरे किस तरीके से जोधपुर को इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस पर चर्चा करते हैं। संजीव जी, अगर हम जोधपुर या मारवाड़ रीजन की बात करें तो अकेले जोधपुर जिले में 10 सीटें आती हैं। क्या अशोक गहलोत इन 10 के 10 सीटों पर कामयाब हो पाएंगे और कांग्रेस को विजयी कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है। देखिए, इस बार थोड़ा सा कांग्रेस, एक तो जो मनीष बात कर रहे थे अभी शेखावटी की, मैं उससे करीब करीब सहमत हूं उनके आकलन से और उनकी जो जानकारी दे रहे थे। देखिए, पूरे जोधपुर की भी कमोबेश वही स्थिति है जो शेखावटी की है, वही दक्षिणी राजस्थान की है, दूसरे इलाकों की है। मोटी बात यह है कि आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो पिछले 25 साल में हर 5 साल में सरकार बदलती है तो इतिहास कहीं ना कहीं रास्ता रोके खड़ा है कांग्रेस का। जब कांग्रेस जीतती है, 2008 में जीती, 2018 में जीती, तब भी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाते। अशोक जी थे पिछली बार भी, उससे पहले भी। तो अब जब उनकी हारने की बारी है तो कैसे 100 के आसपास पहुंचेंगे। बीजेपी हारती है तब भी 75 पे रहती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तो गिनती 20, 30, 25 से शुरू होती है और बीजेपी की गिनती 60 से शुरू होती है, 200 में से। तो इस बार जो माहौल बना है, और फिर वो सारे समीकरण पूर्वी राजस्थान में जैसे हुआ कि सचिन पायलट की वजह से आप झोली भर के सीटें जीते, इस बार गुर्जर खिलाफ है, आपके पहले कोई कार्यक्रम में कह रहा था अभी। उसी तरह से यहाँ मारवाड़ का क्षेत्र जिसकी आप बात कर रही हैं,
देखिए, दिव्या मदेरणा की सीट पे और ज्योति मिर्धा की सीट पे, यहाँ दोनों जगह बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हनुमान बेनीवाल ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो इन दोनों पुराने जाट वर्चस्व के जो परिवार रहे, मदेरणा और मिर्धा, इनको हाशिए पे लाना चाहता है। तो वो एक जगह कांग्रेस की दिव्या मदेरणा को हरवाना चाहेगा, सफल होता है कि नहीं अलग बात है, दूसरी तरफ बीजेपी की ज्योति मिर्धा को। तो कांग्रेस बैकफुट पे है, कुछ एंटी इनकम्बेंसी, कुछ पार्टी के अंदरूनी समीकरण, कुछ बीजेपी की बारी और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड उनकी कैंपेन, और एक अंडरलाइंग थ्रेड पूरी स्टेट में जो है वो हिंदुत्व का भी है। तो ये सारी बातें मिलके मुझे लग रहा है, मैं पिछले कल ही मैं शेखावटी इलाके में था, आज तारानगर में है प्रधानमंत्री मोदी की सभा। वो राजेंद्र राठौड़ बड़े कद्दावर नेता है बीजेपी के, लेकिन उन्होंने सीट बदली। तारानगर में एक पुराने जाट नेता नरेंद्र बुडानिया उनके सामने थे, सीट फंसी हुई सी थी, लेकिन आज मोदी जी वहां गए, थोड़ा माहौल बनाया होगा, वो भी सीट निकलने की गुंजाइश बनेगी। लक्ष्मणगढ़ में जैसे मनीष कह रहे थे, डोटासरा खुद फंस गए, अपने चुनाव में फंसे हुए हैं। बगल की सीट फतेहपुर से श्रवण चौधरी बीजेपी के हाकिम अली से थोड़ा आगे चल रहे, कल वहां पे एक सभा देखी थी मैंने गजेंद्र शेखावत की। तो एक मेरे ख्याल से एक अमूमन, अब देखिए सारी बातें पत्रकार लोग और समीक्षक हाथ बचाए कहते हैं, लेकिन मुझे बीजेपी स्पष्ट रूप से आगे नजर आ रही है। सिर्फ मेरे दिमाग में कौतूहल का विषय ये है कि ये हवा का जो रुख चल रहा है, ये कितने वेग से चल रहा है।